डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय का, वो दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति, पेपर 9, ब्लॉक 1 यूनिट 2, स्वतंत्रता सुधीनी राजकीय उत्क्रांति। आज हम इसका पहला हिस्सा करेंगे। इस पाठ का जो रूपरेखा है इस एकम का, वो इस प्रकार है कि पहले हम उद्देश्य पे चर्चा करेंगे, फिर परिचय पे चर्चा करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता तक कैसी राजनीतिक गतिविधियां हुई, क्या राजनीतिक विकास हुआ, उस पे हम चर्चा करेंगे। फिर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव में जो भी राजनीतिक उठापटक, जो राजनीतिक विकास हुआ है, उस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो सुधार आंदोलन हुए, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे इस एकम का हम इतना हिस्सा कवर करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जब इस एकम को पढ़ेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो यह इकाई आपको दक्षिण एशिया की राजनीतिक विकास के बारे में, उसका राजनीतिक इतिहास से आपको परिचय कराएगी। इस क्षेत्र का इतिहास क्या है, इसके बारे में बताएगी। ऐतिहासिक संदर्भ में क्षेत्र की राजनीतिक उथल पुथल कैसी रही, इसको जानने को मिलेगा आपको। साम्राज्यवाद, जो इंपीरियलिज्म है और जो एक कॉलोनियल पीरियड था, इसके बारे में आप जान पाएंगे। यह समझने के लिए कि साम्राज्यवाद ने संस्थाओं का किस प्रकार शोषण किया, किस तरह से कॉलोनियल पावर, इंपीरियल पावर जो भारत आई और उन्होंने किस तरह से यहाँ शोषण किया, दमनकारी नीतियाँ अपनाई, इसके बारे में आप जान पाएंगे। फिर इस क्षेत्र के संवैधानिक विकास का आप आकलन कर पाएंगे। इस क्षेत्र में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की उत्पत्ति हुई और उसका जो विकास हुआ, इसके बारे में आप जान पाएंगे। और अन्य देशों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव क्या था, इसके बारे में आप जानेंगे। तो इस पाठ का परिचय इस प्रकार है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि दक्षिण एशिया का जो राजनीतिक इतिहास है, वो ईसा से 7000 से 5000 साल पूर्व का है। ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि इस क्षेत्र के कुछ हिस्से में कृषि गतिविधियां जो थी, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, वो 7000 ईसा के पहले, और जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो गतिविधियां थी, वो 5000 साल ईसा पूर्व की हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो खोज है, इससे इस सभ्यता के जो अवशेष मिले, वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस क्षेत्र में जो राजनीतिक विकास हुआ है, इनके संस्थाओं का जो विकास हुआ है, इसका प्रमाण मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हम जानेंगे। अब भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों एक साथ हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, 1947 से पूर्व इनका कोई अस्तित्व नहीं था। वो जो क्षेत्र है, वो भारतीय उपमहाद्वीप, भारत राष्ट्र, भारतीय देश का ही एक हिस्सा है, रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो 2000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले के बाद ढह गई। जब 1500 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में वैदिक युग शुरू हुआ, तो आर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। वैदिक युग लगभग ईसा पूर्व 600 तक जारी रहा। वैदिक युग के बाद गणतंत्रों के साथ साथ राजतंत्र का भी उदय हुआ। धीरे धीरे मोनार्की एस्टेब्लिश्ड हुई, राजा और राजघराने विकसित हुए, जिन्हें कालांतर में जनपद कहा जाने लगा। सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र है, पूर्व जनपद काल में ये राजनीति का केंद्र था। जनपद काल में राजनीति का जो केंद्र था, वो गंगा घाटी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया, उसका विस्तार वहां बढ़ गया। मगध और पाटलिपुत्र इस उपमहाद्वीप में राजनीतिक गतिविधि के केंद्र के रूप में उभरे। जो एक पॉलिटिकल सेंटर्स बन के आए इस उपमहाद्वीप में, वो पाटलिपुत्र था और मगध का साम्राज्य था। मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से शासन किया था। मौर्य शासकों ने अधीन भारत की जो पहली पैमाने पे राजनीति सत्ता थी, वो उनके अंडर संगठित होती है, एकीकृत होती है। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र जो था भारतीय उपमहाद्वीप का, वो चेरों और पांड्यों के नियंत्रण में था। ये जो राजवंश थे उनके कंट्रोल में था। मौर्यों की जो विरासत के रूप में हम देखें तो कई राजवंशों ने
तेजी से उत्तराधिकार का आनंद लिया। इनमें शुंगो 185 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक, हिंदू यूनानी शासक शक और कुषाण आदि शामिल रहे हैं। मौर्य शासकों के बाद राजनीतिक केंद्र जो था वो पुनः उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थानांतरित हो गया। जो पाटलिपुत्र और मगध एक वक्त में केंद्र हुआ करता था वो अब शिफ्ट हो गया वापस से उत्तर पश्चिम की तरफ। दक्षिण में जो थे वो कर्ण के बाद सातवाहन सत्ता में आए। सातवाहनों ने उस स्थान को संगठित किया जिसे अब आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सातवाहनों के उत्तराधिकारी के रूप में दक्कन का जो क्षेत्र था नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच, फिर दक्षिण और सुदूर दक्षिण क्षेत्र में वो उनके जागीरदार बने। मौर्य राजाओं के बाद गुप्तों के शासन के तहत अधिकांश उपमहाद्वीप को एक संगठित प्रशासन के अधीन लाया गया। गुप्त राजाओं ने कुषाणों का अंत कर दिया और गंगा नदी घाटी जो क्षेत्र है वो फिर से एक बार उपमहाद्वीप का राजनीतिक केंद्र बना। 5वीं शताब्दी में हुणों के लगातार हमलों के कारण जो गुप्त वंश था, जो गुप्त वंश की शक्ति थी वो कमजोर हुई, क्षीण हुई। सुदूर दक्षिण में पल्लवों और चेलों ने अपना शासन जारी रखा था। अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इनमें गुर्जर, प्रतिहार, बंगाल के पाल वंश के घराने शामिल थे। पालों के शासनकाल में देश के बड़े क्षेत्रों को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन संगठित करने का प्रयास हुआ। जैसे एक बार में मौर्यों ने किया था, फिर वो शिफ्ट उत्तर पश्चिम में होता है, तो फिर एक बार जब बंगाल में पाल आए तो उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पे एक राजनीतिक सत्ता को एक बड़े लेवल पे संगठित किया। यह समय राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इस काल ने क्षेत्रीय संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक केंद्रों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किए, मार्ग दिखाए। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने प्राचीन भारत हिंदू बौद्ध काल के गौरव को कायम रखा। 12वीं शताब्दी में जो मुसलमान आए, मुसलमानों का जो आगमन था, तब तक इसे सफलता के साथ बनाए रखा कि जो प्राचीन काल की महत्ता थी, जो उसका गौरव था, उसको मुसलमानों के आने तक, जो बाह्य आक्रमण हुआ उनके आने तक संयमित रखा, सुरक्षित रखा, संजो के रखा था। पश्चिमी और मध्य एशियाई साम्राज्यों के संस्थापकों, लुटेरों और साहसी लोगों ने इस उपमहाद्वीप को अपनी उपलब्धियों के लिए अनुकूल पाया। उनको लगा कि ये एक फिट जगह है जहाँ पे वो आ सकते हैं, साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं और यहाँ से गाढ़ी कमाई जो उन्हें लूट के बल पे मिला उसको लेके गए। 13वीं शताब्दी के बाद जो शुरुआती वर्ष थे उसमें तुर्कों ने पहले दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की। फिर गुलाम वंश भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य बना जिसकी स्थापना सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। प्रारंभिक सुल्तानों में इल्तुतमिश था जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, क्योंकि इससे पहले तक लाहौर राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत उपमहाद्वीप में मुख्य राजनीतिक केंद्र के रूप में लगभग 300 वर्षों तक अस्तित्व में रही। तो 300 साल तक लाहौर के बाद दिल्ली राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना रहा। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण विकास देश में इस्लाम का परिचय और विकास था। यह वह टाइम पीरियड था जब इस्लामिक जो इंट्रूडर थे, जो आक्रमणकारी थे, वो आए। तो इस जो भूभाग है भारतीय उपमहाद्वीप को, इस्लाम से इसका परिचय होता है और इस्लाम फिर यहाँ पे फलता फूलता है। इस काल का एक और महत्वपूर्ण योगदान बौद्धिक गतिविधियों के माध्यम के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और पहचान था। कला और वास्तुकला और व्यवसाय के अलावा वाणिज्य क्षेत्र में भी कई अन्य योगदान दिए हैं। मुगलों के पतन के बाद कई क्षेत्रीय केंद्र उभरे, लेकिन किसी भी सत्ता का केंद्र अखिल भारतीय दृष्टिकोण नहीं था। वो छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरे और एक अपने क्षेत्र तक ही केवल काबिज रहे। इस बिंदु पर यूरोपीय लोगों ने हस्तक्षेप किया। उनको मौका मिला कि छोटे छोटे राजनीतिक केंद्र हैं तो यहाँ आसानी से इंट्रूड किया जा सकता है, फिर से भेद डाला जा सकता है। और इसी स्थिति का लाभ उठा के उपमहाद्वीप में बहुत सारे कॉलोनियल पावर आए और संस्थाएं अपनी स्थापित करते हैं। 14वीं सदी के बाद यूरोप में पुनर्जागरण के बल पे यूरोप फिर से पुनर्जीवित होता है। इसने समुद्री गतिविधियों में नए क्षितिज खोले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक फर्में बनाई और फिर जहाजी बेड़ा के साथ ये
निकल पड़े नए राह पे, नए जगहों की खोज में, जहां से वो व्यापारिक संबंध और व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में अंग्रेजी जो व्यापारी रहते हैं वो करते हैं, और 1600 के दशक में ब्रिटिश ताज द्वारा, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो पूर्व में जो व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। मुगलों के पतन और विभिन्न शासक परिवारों के बीच जो अंदरूनी कलह था, इसका फायदा उठा के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने का भी उसको मौका मिलता है और वो उसको भुनाते हैं। 1757 से 1765 तक कंपनी ने पहले बंगाल में क्षेत्रीय शक्ति केंद्र को खत्म किया। 1757 से और 1947 लगभग जो ये 190-200 साल का पीरियड था, ये भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। अब हम चर्चा करेंगे नेपाल के बारे में कि वहाँ राजनीतिक विकास कैसा रहा। लगातार मुस्लिम आक्रमणों के दबाव में जो राजस्थान के कई हिंदू राजा थे वो नेपाल चले गए। इन राजाओं ने अपने लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। 18वीं शताब्दी में नेपाल में लगभग 50 राज्य अस्तित्व में थे। पृथ्वी नारायण शाह जो ऐसे ही एक राज्य के मुखिया थे, 1743 में 1743 में सैन्य विजय के माध्यम से पूरे नेपाल को वो एकीकृत करते हैं, एकजुट करते हैं, और जो शाह राजवंश थी उसकी स्थापना करते हैं। शाही दरबार में षड्यंत्रों, हत्याओं, फिर प्रति हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके कारण देश अव्यवस्था, अराजकता और अस्थिरता में डूब गया। अब इस स्थिति का लाभ उठाते हुए जंग बहादुर राणा नाम का एक दरबारी रईस जो था, वो 1846 में प्रधानमंत्री के रूप में सारी शक्तियों को ग्रहण कर लेता है, और तब से शाह शासक केवल नाम के प्रमुख रहे हैं, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ रही। राणा जंग बहादुर ने प्रधानमंत्री जो पद था उसको वंशानुगत कर दिया। भूटान दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी आबादी में कोई बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का नहीं है। भूटान की आबादी में तिब्बती, बर्मन भाषी और नेपाल से आए प्रवासी लोग हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी तक भूटान अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इसके शासक अधिकतर तिब्बत से उत्पन्न हुए। पश्चिम क्षेत्र में जो जागीरदार और जागीरों में विभाजित किया गया था, जिन पर 11वीं शताब्दी के बाद से शुरू किए गए विभिन्न बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध मठ संप्रदाय था, उनका नियंत्रण था। 1616 में राजकुमार सबद्रुंग नगवांग नामग्याल ने एक निर्वासित के रूप में नेपाल में प्रवेश किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों और भूटान में विद्यमान जो विहार थे उनकी मदद से भूटान को एकजुट किया और संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के बाद भूटान फिर से अनिश्चितता में डूब गया और वहां क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो गए। भूटान और कूच बिहार के बीच 1770 के दशक में एक संघर्ष के बाद ब्रिटेन ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्षों के साथ साथ भूटान के भीतर अस्थिर शासन ने ब्रिटेन को अवसर प्रदान किया, और इस प्रकार भूटान भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी उसके अधीन हो गया, और 1907 में जो मौजूदा वंशानुगत शासक परिवार है उसकी स्थापना हुई। श्रीलंका पे हम चर्चा करें तो श्रीलंका का राजनीतिक इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। प्रारंभिक शताब्दियों में विकसित की गई सिंचाई प्रणाली के अवशेष अत्यधिक उन्नत सिंचाई प्रणाली में श्रीलंका की उपलब्धियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यूरोपीय लोगों ने आगमन के समय तक श्रीलंका में समृद्ध एकदम सिंचित कृषि थी, जो बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज उत्पादित करती थी। प्रारंभिक वर्षों में यह द्वीप छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों, जागीरों में विभाजित था। 10वीं-11वीं सदी के दौरान शक्तिशाली दक्षिण भारतीय चोल शासकों ने श्रीलंका के ऊपरी मध्य मैदानों को भी अपने प्रांतों में बदल लिया। सिंघली राजा जो विजय बाहु प्रथम ने 11वीं शताब्दी की अंतिम काल में तमिल आक्रमणकारियों को हराया। एक अन्य सिंघली राजा पराक्रम बाहु, जिन्होंने 1153 से 86 तक शासन किया था, वो पूरे द्वीप को एक राजनीतिक अधिकार के तहत एकजुट करते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फिर से देश अव्यवस्था और अराजकता में डूब जाती है, और ये फिर से दक्षिण भारत के आक्रमणकारी जो रहते हैं, जो राजा रहते हैं, उनको आकर्षित करती है। तमिल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप अंततः द्वीप के उत्तर में जाफना प्रायद्वीप और तमिल साम्राज्य का गठन हुआ। तो अब जो राजा पराक्रम बाहु 6 थे, जाफना प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त करते हैं 1450 में, लेकिन उनका शासनकाल लंबा नहीं चला।
बहुत जल्द जाफना ने अपनी स्वतंत्रता का दावा कर दिया और सिंघली भी अधिक समय तक आपस में एकता कायम नहीं रह सके और वो दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गए। इस प्रकार जो मध्यकाल 1200 से 1600 तक का पीरियड है, श्रीलंका 3 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। जाफना में एक तमिल साम्राज्य, साथ ही मध्य क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्रमशः 2 सिंघली राज्य बने। देश के इस विभाजन के परिणाम स्वरूप इन स्वतंत्र शासकों के बीच अस्थिरता और लगातार झगड़े हुए। इससे 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों को मौका मिलता है और श्रीलंका की राजनीति में हस्तक्षेप करके वहां उपनिवेश स्थापित करते हैं। 1600 तक पुर्तगाली अच्छी तरह से मजबूत हो गए थे और सिंघली सतर्क तरीके से उसका विरोध करते रहे थे। इस प्रकार पुर्तगाली वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए, फिर उनका स्थान डच व्यापारी ले लेते हैं। फिर 1795-96 के टाइम में ब्रिटेन जो रहते हैं ब्रिटिश, वो डच का स्थान लिए और अंग्रेज़ों ने पहली बार कई शताब्दियों के बाद 1815 से 18 में कैंडियन साम्राज्य को अपने क्षेत्र में शामिल करके श्रीलंका को एकीकृत करते हैं। मालदीव का राजनीतिक इतिहास ईसाई युग का है। 1153 में इन द्वीपों के शाही परिवार ने बौद्ध धर्म से इस्लाम धर्म को अपना लिया था। मालदीव की राजधानी माले पर 1558 से 1573 तक पुर्तगालियों का कब्जा था। मोहम्मद ताकरू ने एक नए राजवंश की स्थापना की और आक्रमणकारियों को खदेड़ा। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने मालदीव में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली और मालदीव के राजा विदेशी व्यापारियों के भारी कर्जदार हो गए। 1887 में ब्रिटेन ने मालदीव को श्रीलंका में जो ब्रिटिश संरक्षित राज्य था उसमें डाल देती है। अब हम इस पे सुधार आंदोलन पे चर्चा करें तो मध्यकाल के दौरान दक्षिण एशिया में भक्ति और सूफी आंदोलनों का अनुभव हुआ। इन आंदोलनों ने धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को विकृत करने वाले जो रीति रिवाज थे उसके खिलाफ एक सामाजिक चेतना जगाई, सक्रिय करते हैं। मुगल शासन के पतन के बाद नए शासकों को संस्कृति और महान परंपराओं की उन्नति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इससे अनावश्यक सामाजिक दरारें और बाधाएं उत्पन्न हुई। समाज धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक सुधारों के विरोध के दुष्चक्र में फंसा था। औपनिवेशिक बुद्धिजीवियों ने अपने शोषणकारी शासन को सांस्कृतिक और बौद्धिक आवरण पहनाने के लिए श्वेत जिम्मेदारी के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिसमें वो बताते कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हैं उनका रहन सहन ठीक नहीं है, उनको कैसे बिहेव करना है ये नहीं आता, तो वो श्वेत जिम्मेदारी के सिद्धांत के रूप में यहाँ पे असभ्य समाज को सभ्य और आधुनिक करने के लिए आए। तो जो राजा राममोहन राय से लेकर विवेकानंद तक इन आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता ने सांसारिक और सामाजिक मामलों पर जोर दिया। तर्कवाद सुधार आंदोलनों की एकमात्र बौद्धिक संपदा थी। सुधारकों ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक ग्रंथों के सहित कुछ भी अचूक नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि समय और देश की जरूरतों और मांगों के अनुसार धर्म में भी सुधार की आवश्यकता है। सुधारक सुधार आंदोलनों के माध्यम से सती, पर्दा जैसी कुप्रथाओं के साथ साथ अमानवीय जीवन, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार सुधार आंदोलनों ने 2 प्रकार के संघर्षों को जन्म दिया। नए विकास के संदर्भ में पूर्व औपनिवेशिक सांस्कृतिक विरासत के सुधार के लिए संघर्ष और दूसरा औपनिवेशिक संस्कृति और विचार की सर्वोच्चता को थोपने के खिलाफ प्रतिरोध का संघर्ष। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।